तो ऐसा क्या तरीका है कि मैं आंसर लिखूं और मुझे फुल मार्क्स मिल जाए? मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे इतनी सी नॉलेज हो लेकिन मैं पूरा का पूरा आंसर लिख करके आ जाऊं, मुझे पूरा मार्क्स भी मिल जाए? आखिर क्या आंसर राइटिंग स्किल है? किस तरीके से हम किसी एग्जामिनर को फूल बना सकते हैं भाई साहब? एक ऐसा तरीका मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे कॉपी चेक होती है बोर्ड एग्जाम में। इसकी नॉलेज अगर बच्चों को हो गई ना, तो भाई साहब सारे एग्जामिनर सोच में पड़ जाएंगे। ये रियलिटी में बता दूं, कोई बताता नहीं है, ठीक है, कि आखिर कॉपी चेक कैसे होती है एग्जाम हॉल के अंदर। तुम्हारे बहुत से डाउट होंगे कि बोर्ड एग्जाम में सर व्हाइटनर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या हम लोग बोर्ड के टाइम पे या पेपर देने टाइम पे पेंसिल यूज कर सकते हैं, पेन यूज कर सकते हैं, कौन सी पेन यूज कर सकते हैं, स्केच पेन यूज कर सकते हैं, बहुत से सवाल है। उन सब की डिटेल वीडियो में ये 1.5 महीने की निचोड़ यहाँ पे लाया हूँ, जो कि आप लोग ग्रास्प कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ इतनी यूजफुल होने वाली है आपको। आने वाले, अगर आप 9th में हो तो आने वाले 4 साल, अरे 4 साल के बाद भी आप जब सब्जेक्टिव पेपर दोगे, ये ट्रिक आपको हर जगह काम आएगी, जो कि एक टॉपर अपने अंदर लाता है और वो सारी चीजें अप्लाई करके फुल मार्क्स लेकर के आता है। तो आइए जानते हैं ये सारी चीजें डिटेल में। सबसे पहले ये 13 पॉइंट्स है जिसको मैंने समराइज करके लिखा है, जिसके अंदर हर एक चीज को मैं कवर करूंगा और साथ के साथ इन 13 पॉइंट्स के अलावा लास्ट में मैं क्वेरीज भी लूंगा। जैसे कि पेपर के टाइम पे मैंने जैसा बताया, वॉशरूम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, एग्जाम में अगर गलती हो गई तो व्हाइटनर यूज कर सकते हैं क्या पेन से मैप बना दूं तो मार्क्स कट सकते हैं क्या पेंसिल यूज कर दिया किसी जगह पे तो कोई दिक्कत है? तो ये सारी डिटेल इसके अंदर है। पहली चीज, पॉइंटर मेथड। भाई साहब मैंने 2 कॉपी यहाँ पे लिखी है, देखो 2 कॉपी यहाँ पे दे रखी है। इसमें एक है, एक क्वेश्चन का आंसर इसने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, ठीक है, और एक ने इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में दे रखा है, पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो पॉइंटर मेथड में क्या होता है ना, कहते हैं अवॉइड किया जाता है कि आप लोग भाई साहब पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखो, पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करिए, ठीक है, और पॉइंटर मेथड में लिखिए कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉइंटर मेथड के अंदर एक बात सुनना, पॉइंटर मेथड के अंदर ये जो बिंदु बिंदु यहाँ पे लगाया ना, आप ऐसे नहीं करोगे। आप इसकी जगह 01, 02, 03, 04, ठीक है, डॉट डॉट इस तरीके से करके करोगे। ये बिंदु नहीं, हमें क्या काम करना है, हमें एग्जामिनर का काम आसान करना है। देखो बोर्ड में जब कॉपी चेक होती है ना, तो भाई साहब एग्जामिनर को मिल रहा होता है पैसा, ठीक है, हर एक कॉपी चेक करने का। उसके पास इतनी कॉपीज होती है चेक करने की, 10 मिनट लगता है एक कॉपी को चेक करने में, है ना, कई बार उससे ज्यादा भी लग जाता है, पर एग्जामिनर उसको ठक 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 जल्दी जल्दी करता है। वो ठक 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 जल्दी जल्दी करे, उसको एक चीज लगा कि यार ये ऑप्शन सही नहीं है, हटाओ, ये ऑप्शन सही नहीं है, हटाओ। इंप्रेशन जमाना है हमें एग्जामिनर के माइंडसेट पे कि भाई साहब हम वो बच्चे हैं जो अच्छा लिखते हैं, जो टॉपर हैं, जो बहुत अच्छा जान रहे हैं, ताकि एग्जामिनर हवा में ले, वो मान के चले कि हाँ भाई साहब इसकी तो कॉपी के अंदर आंसर होगा ही होगा। तो वो अगर ये एक्सपेक्ट कर लेगा तुमसे कि हाँ भाई साहब तुम्हारा मार्क्स आएगा ही अच्छा, तो तुम्हें अच्छा मार्क्स देगा। वो ज्यादा चीजें, वो डिटेल में जाके डीप में जाकर के एक एक लाइन नहीं पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखो पॉइंटर्स है ना। अब एक डाउट आता है कि सर कितने मार्क्स के लिए कितना पॉइंट लिखना है, सुनते चलो सारी चीजें क्लियर होंगी। 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट, 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट, 5 मार्क्स के लिए 10 पॉइंट। मतलब हर क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके लिए उतने पॉइंट्स लिखना है, खास करके साइंस और सोशल के केस में, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन साइंस और सोशल के केस में तो भाई साहब ऐसा ही करना होता है। अब इसके बाद आता है हाईलाइट। जब भी तुम पॉइंटर लिखो, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो पॉइंटर लिखा गया है हर एक पॉइंटर को हाईलाइट किया गया, मतलब उसके अंदर जो मेन कीवर्ड्स हैं, क्या चीज, कीवर्ड्स, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि यार मैं पढ़ूं, पूरा सेंटेंस ना पढ़ना पड़े, मैं 2-3 वर्ड पढ़ने के बाद मुझको ये आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या कहना चाह रहा है, तो उसी को बोलते हैं कीवर्ड, जिसको इसने देखो अंडरलाइन कर रखा है। अंडरलाइन किससे कर रहा है, पेंसिल से कर रहा है। तो कीवर्ड्स को जब अंडरलाइन करोगे ना, तो कॉपी चेक करने में आसानी होगी। फिर एग्जामिनर ये पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेगा, बस वो वही पढ़ेगा जो चीज अंडरलाइन है, मतलब कि तुमने उसकी नजरों को हटा दिया उन जगहों से जो चीज तुम्हारा वीक था, जो चीज तुम्हारी वीक थी, और उसको कंसंट्रेट कर दिया कीवर्ड्स के ऊपर, जिसकी मदद से, यही हाईलाइट के अंदर है भाई साहब, एपिक पॉइंट। ये तो लगभग सारे बच्चे करते ही होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पूरा कॉपी चेक हुआ है, जिसके अंदर पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक लाइपेज और ये ट्रिप्सिन, ये सारी चीजें, तीनों चीज लिखी हुई है। तो आगे का एग्जामिनर ने पढ़ा भी नहीं, देखो एग्जामिनर ने ये टिक भी कर दिया, सिर्फ इसी को देख करके, आगे का नहीं पढ़ रहा है, और वो मान के चल रहा है कि यार उसको पता है कि ये क्या है। तो ये राइटिंग स्किल ही है जो ये सारी चीजें बता रही है। तो आपको सबसे पहले पॉइंटर मेथड में लिखना है, सारी चीजों को पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। दूसरा, उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना यूजिंग पेंसिल। ओके, अच्छा देखो एनसीईआरटी में, सॉरी सीबीएसई के अंदर किसी ने क्वेरी डाली थी कि क्या इस पैटर्न में, मतलब अच्छे फॉर्म में नहीं लिखे
पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें तो क्या मार्क्स काट दिए जाएंगे? तो भाई साहब सीबीएसई ने कहा नहीं, मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। लेकिन वेल ऑर्गेनाइज विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और साथ के साथ जो मेन कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, उसको अंडरलाइन कर दो। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो भाई साहब तुम एक स्टेप आगे हो। देखो यार, अगर मैं तुम्हें बता दूं साफ साफ, अगर तुमने इस तरीके से लिखा है ना, इस तरीके से, तो एग्जामिनर को क्या होता है ना, एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। यहाँ पे तुमने पॉइंट्स लिखे, उसके बाद वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, वर्ड्स को अंडरलाइन करके समझ में आ गया, अच्छा इसको आता है आंसर, ठीक है। इतने पॉइंट्स आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इतने पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे समझ में आता है इसने बस इतना ही आता है। तो माइंडसेट का सारा खेल है, ठीक है, माइंडसेट का सारा खेल है। आगे, हाउ टू मेक अ डायग्राम, डायग्राम कैसे बनाए। देखो यहाँ पे मैंने, अच्छा तो देखो, दो सेट बनाए, उधर की तरफ गलत वाले हैं, इधर की तरफ सही वाला है। क्वेश्चन ये आता है कि सर डायग्राम को पेन से बनाए या पेंसिल से बनाए। दूसरी चीज, सर पेंसिल से बना के पेन से लेबल करते हैं, पेंसिल से बना के पेंसिल से लेबल करते हैं, पेन से बना के पेन से लेबल करते हैं। करना क्या है, सबसे पहली चीज करना क्या है, मैं एक चीज बताऊं, सीबीएसई क्या कहता है, सीबीएसई का रूल क्या है। सबसे पहले रूल तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये पेज है, चाहे जितना बड़ा डायग्राम बनाओ, है ना, चाहे जितना बड़ा डायग्राम बनाओ, तो अगर मान लो इतने ये इतने एरिया में आपका डायग्राम है, जस्ट इमेजिन इतने एरिया में आपका डायग्राम है, तो सीबीएसई कहता है सारी मार्किंग लेबलिंग एक साइड ही होनी चाहिए। सर पॉसिबल नहीं हुआ तो दोनों साइड कर दो। मैं तुम्हें बता दूं, फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना कोई इस पे स्टिक नहीं होता। मैं सही तरीका बता रहा हूं कि सही तरीका है, एक ही साइड सारी की सारी मार्किंग होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों साइड भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है पेंसिल यूज करने की, पेन, देखो यहाँ पे पेन यूज किया है, गलत नहीं करना है। पेन स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, नहीं यूज करना है तुम लोग जब भी डायग्राम बनाते हो। सर इसने तो दोनों यूज किया, पेंसिल मतलब सॉरी, इसने सिर्फ पेंसिल यूज किया है, लेबलिंग के लिए भी ड्राइंग के लिए भी, गलत है। सिर्फ पेंसिल भी नहीं यूज करना है, पेंसिल से ड्राइंग होनी चाहिए और पेन से लेबलिंग होनी चाहिए। और जो पेन से ये लाइन आ रही है ना, ये रफली हाथों से नहीं, रूलर से खींचना, ताकि थोड़ा फ्रेश और नीट और क्लीन लगे। ठीक, आगे आते हैं। अच्छा ये भी पूरी एक चीज है जो ध्यान में देना है, जैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो भाई साहब 3 मार्क्स के हिसाब से लेबलिंग भी होनी चाहिए, है ना। कम से कम 6 से 7 चीजें लेबल करके आओ, तब जाकर के लगेगा हाँ भाई साहब डायग्राम में तुम्हारे दम है। अभी सुनते चलो, आगे आते हैं। विच पेंसिल टू यूज, कौन सी पेंसिल यूज करना है। यहाँ पे देखो ये दो केसेस दे रखे हैं, तो ये पिछला वाला ही है। इसके अंदर बड़ी लाइट शेड की पेंसिल है, जो देखने में आंखों में स्ट्रेन आ रहा है कि थोड़ा जोर लगा के देखना पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर आसानी से दिखाई दे रहा है। मतलब तुमको मार्केट में जाकर के स्टेशनरी शॉप से एक ऐसी पेंसिल मांगना जिसकी डार्क शेड हो, लाइट शेड नहीं हो, नटराज की तरह, ठीक है। फिर हाउ टू मेक मार्जिन, अब ये मार्जिन का खेल मैं बता दूं, लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कॉपी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी ही होती है कॉपी हमारी, प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, ऐसी कॉपी होती है, ठीक है। मेरे पास था नहीं तो मैंने पेज जोड़ जोड़ के बना लिया। अब इस कॉपी में क्या होता है ना, सीबीएसई यहाँ पे भी मार्जिन देता है, और ज्यादातर केसेस में यहाँ की भी मार्जिन वो दे देता है। लेकिन हम लोग को जब पेपर में मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर की तरफ लाइन बनाना शुरू कर देते हैं। भाई साहब मैंने कहा लाइन बनाओ, अब कुछ लोग शाणे इतने होते हैं ना, वो लाइन यहाँ से बनाते हैं। मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर मैथ यहाँ से लाइन बनाते हैं, भाई साहब इतने स्पेस में लिख रहा हूँ। एग्जामिनर फूल नहीं है, फूल बनाना है। पहले मैं बता दूं ये मार्जिन का क्राइटेरिया क्या है, आखिर मार्जिन बनाई क्यों जाती है सर, ठीक है। हाउ टू मेक मार्जिन, ये देखो क्यों होता है, यहाँ पे ना ये पूरी बाइंडिंग होती है, ठीक है, सिली हुई रहेगी कॉपी। तो फिर मैं तुमको करके दिखाता हूँ, तुमको लेना है एग्जाम की कॉपी जब मिल जाएगी, तो तुमको ऐसा कॉपी लेनी है, और कॉपी लेने के बाद जहां पे बाइंडिंग हो रखी है वहां पे तुम्हें ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद क्या करना है, ये देखना, फोल्ड करने के बाद क्या करना है, तुम्हें ये पीछे की साइड आना है, एक और ऐसा फोल्ड लगाना है, ठीक है, एक और ऐसा फोल्ड लगाना है, कुछ इस तरीके से ऐसा लगा दिया। लगाने के बाद तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब जब पन्ना हम लोग पलटाएंगे ना, तो कहां तक हमें लिखना है। ये देखो एक क्रीच बन जाती है, अब ये जो क्रीच बनती है ना, इसी के ऊपर हमें लाइनिंग खींच देना है, इसी के ऊपर लाइनिंग खींच देना है, ताकि जब पेज पलटाने के बाद, जैसे ही मैं पेज पलटाता जाऊं और फोल्ड करूं ना, तो फिर क्या होता है कि ये वाला पार्ट छुपने लगता है, ठीक है, छुपने लगता है, अंदर घुस जाता है। अब पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये अंदर घुस जाता है। तो हम लोग को खाली इतने एरिया में लिखना है, इसलिए हम लोग बाउंड्री बना देते हैं, ताकि उसके पार, बाउंड्री के उस पार ना जाए, इसलिए पहले मार्जिन बनाई जाती है। दूसरी चीज,
दूसरी चीज, मार्जिन के अंदर राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड में तो रिक्वायरमेंट है लेफ्ट वाले पेजेस में, पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए लेफ्ट के साथ साथ राइट में भी मार्जिन खींच दी जाती है। खींच दो, अच्छी बात है, लेकिन सीबीएसई के अंदर खींचा खिंचाया आएगा। दूसरी चीज, सीबीएसई यहाँ पे मार्क्स अलॉट करने के लिए भी देती है, तो फिर ये दोनों अपनी अपनी प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब मैं बताऊं, मार्जिन का क्राइटेरिया सिर्फ इतना नहीं है। मार्जिन भाई साहब, मैं बता सकता हूं, ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरी नीट एंड क्लीन कॉपी बना देता है। कैसे, सुनना। एक तो मार्जिन मैंने बताई अभी, जो यहाँ पे आपको खींचनी है, ठीक है। रूलर, देखो रूलर वैसे तो मैं बता दूं, वहां पे बोर्ड्स के अंदर तुम लोगों को ये मार्जिन लगभग केसेस में बनी हुई मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं मिली तो मैं ये देखो रूलर से मैंने इसको खींच दिया, ठीक है, ये मेरी मार्जिन बन गई। अब एक आइडिया लेना, जब भी मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ, सपोज, ठीक है, कोई आंसर लिख रहा हूँ मैं ब्लू पेन से, चलो पर्पल ले लेना, ब्लू नहीं दिख रही, ब्लू आ जाओ, आ जाओ ब्लू, ठीक है, आ गई। तो मान लो कोई आंसर मैंने यहां से शुरू किया, शुरू कहां से करेंगे देखना, तो आंसर नंबर 20, ठीक। अब इसमें लिखना शुरू कहां करेंगे, थोड़ा सा वन फिंगर स्पेस छोड़ दो, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो लिखना, लिखना दिस इज नोन एज फॉलो, फॉलो कर दिया। अब तुम आगे सब हेडिंग के अंदर, मतलब मान लो इसके सब टाइप्स हैं, तो सब टाइप की पहली हेडिंग एक लाइन छोड़ करके इतने में लिखो, फिर दूसरी हेडिंग यहां पे लिखो, तीसरी हेडिंग यहां पे लिखो, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है, तो यहां से शुरू किया, शुरू किया, यहां पे आ गए, यहां पे आ गए, यहां से शुरू किया, यहां पे आ गए, यहां पे आ गए। सर वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, अगर मैं यहां से ना शुरू करूं, यहां से ना शुरू करूं, मैं इस वाले को यहां से शुरू कर दूं, तब भी अच्छा है। सर मुझे ना इसमें ज्यादा फायदा दिखाई देता है। मैं कहा कैसे? सर एक लाइन मुझे कम लिखनी पड़ी और मैं ये सारी चीजें यहाँ पे नीचे की तरफ लिखने से ना एग्जामिनर को ये लगेगा कि इसने एक लाइन ज्यादा लिखा है। सही बात है, कर सकते हो। दूसरी चीज, दूसरी चीज मान लो इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल मैंने फिर थोड़ा सा और आगे कर दिया। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज गौर से सुनना, जितनी भी डेफिनेशन वाली चीज है, नोट पॉइंट वाली चीज है, उन सबको ये वन फिंगर स्पेस के बाद लिखना शुरू करो। फिर जो सब हेडिंग आएगी उसको इतने स्पेस के बाद लिखना शुरू करो। फिर सब हेडिंग का जो पार्ट लिखना है उसको इतने स्पेस के बाद लिखना शुरू करो। फिर एग्जाम्पल जो लिखना है उसको इतने स्पेस के बाद लिखना शुरू करो। सर नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, है ना? नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? मैं ये पहली कॉपी दिखाता हूं तुमको, पहली कॉपी नहीं, ये वाली कॉपी। इसमें गौर से देखो, ये सारी डिटेल एक लाइन में है, ठीक है, एक के नीचे एक। फिर जब सब हेडिंग आ गई तो वो एक के नीचे एक। तो ये क्या करता है, एक पैटर्न ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है, जिसकी मदद से हमें समझने में आसानी हो जाती है कि भाई साहब हाँ इसने नीट एंड क्लीन लिखा है। नहीं करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कर दोगे तो भाई साहब वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है कि भाई मार्जिन डिसाइडेड होनी चाहिए। सर मान लीजिए एग्जाम्पल के बाद भी कोई सब हेडिंग आ गई, तब बेटा हाफ पेज से ज्यादा इधर की तरफ नहीं आते, ठीक है, हाफ पेज से ज्यादा इधर की तरफ नहीं आते। इसके बाद वापस इधर आ जाओ, एक पैटर्न होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जिससे हमारा आंसर नीट एंड क्लीन दिखे। ये बात मैं कट सीन में बता रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया था। इसमें जो दो आंसर्स के बीच में गैपिंग होती है ना यार, हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़ो, उसके बाद एक लाइन खींचो जो मार्जिन है, और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ करके उस आंसर को लिखो। इससे क्या होती है, क्लैरिटी होती है दो आंसर्स के बीच का सेपरेशन में भी, और साथ के साथ ये लाइन को यूटिलाइज भी कर लेगा भाई साहब। अगर लाइन को यूटिलाइज कर लेगा तो उतना ज़्यादा हमारा पेज भरा भरा नजर आएगा और उतना एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये भी ध्यान देना, जो लाइन आप खींच रहे हो वो लाइन के ऊपर ही रहे, जो प्रिंटेड पेज के ऊपर रहते हैं उसी लाइन के ऊपर लाइन खींचना है, और मोटी लाइन रहनी चाहिए ताकि विजिबल हो आसानी से। इसके बाद आते हैं सेक्शन ए के ऊपर। देखो सेक्शन ए का रूल निकाला था सीबीएसई ने, निकाला है फॉर दिस ईयर 2026, कि साइंस और सोशल के केस में अगर सेक्शन ए तुमने लिख दिया तो सिर्फ सेक्शन ए ही चल रहा होना चाहिए। अगर सेक्शन बी लिख दिया तो सिर्फ सेक्शन बी ही चलना चाहिए। अगर सेक्शन सी लिख दिया तो सिर्फ सेक्शन सी ही चलना चाहिए। अब ये जितना भी केस है, सेक्शन ए बी सी ही चलना चाहिए, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊं। अगर तुमने यहां से मान लो सेक्शन ए शुरू कर दिया, ठीक है, और तुम्हारा सेक्शन ए मान लो यहां पे आके खत्म हो गया, यहां पे आके खत्म हो गया, तुम क्या करोगे, सेक्शन बी यहां से शुरू नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद पन्ना पलटाओ, यहां से भी शुरू नहीं करोगे, यहां से करोगे। सर इतना स्पेस क्यों छोड़े? ये तो एग्जामिनर आपने कहा था फुल नहीं है। भाई साहब
अगर मान लो सेक्शन ए के अंदर कोई क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया तो तुम्हें स्पेस चाहिए होगा लिखने के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने रूल बनाया है साइंस और सोशल के केस में कि एक बार अगर सेक्शन ए यहाँ पे लिख दिया तो सिर्फ सेक्शन ए के ही क्वेश्चन चलते रहने चाहिए। हम लोग का क्या होता था भाई साहब, अगर सेक्शन ए के अंदर कोई क्वेश्चन हमें बाद में लास्ट में जब रिवीजन करते हैं लगा कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, हम लोग इसको काटते हैं ऑन द लास्ट पेज करते हैं। अब अगर लास्ट पेज पे करोगे ना तो काट दिया जाएगा। ये रूल निकाला है सीबीएसई ने। तो भाई साहब साइंस के केस में, सोशल के केस में पन्ना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भरा है तुमने, ठीक है सर 2 पन्ना छोड़ दें, बेटा इतना भी पैसा नहीं भरा है, ठीक। अच्छा, बाकियों के केस में सोशल और साइंस को हटा दो, बाकियों के केस में जब ऑब्जेक्टिव आया करे ना, एक चीज ध्यान दिया करो यार, ऑब्जेक्टिव में बड़ा गलती करते हैं लोग। ये ऑप्शन नंबर है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन है एबीसीडी, क्या होगा उसके साथ वो उस ऑप्शन में लिखा क्या है वो दोनों। एग्जामिनर जो चेक करता है ना वो ये सोचता है, कुछ लोगों बी 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 सी ए ये पैटर्न याद करते हैं, कुछ लोग ये लिखा हुआ याद कर लेते हैं और वो लोग ठक 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 चेक करते रहते हैं। तो भाई साहब तुम्हें लिखना दोनों है, ऐसा नहीं किसी एक चीज को लिखे आना। उसको गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है कि ये कैसे लिख रहा है। और लिखने के बाद क्या करो, ये जो लेटर्स हैं वो एक लाइन में हो, एक फिंगर स्पेस के बाद ये सारी चीजें, थोड़ी क्लैरिटी देखो, डिस्टेंस ये नजर आना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज, सेक्शन ए से ज्यादा क्रूशियल सेक्शन कोई नहीं होता। मैं बता दूं सेक्शन ए एक ऐसा सेक्शन है जो अगर तुमने लिख दिया तो ये एग्जामिनर का माइंडसेट क्रिएट करेगा कि भाई साहब इस वाले कॉपी में मुझे बहुत घुस घुस के गलती निकालना है या नहीं निकालना है। अगर तुमने सेक्शन ए के अंदर सारे ऑप्शन सही लगा दिए तो एग्जामिनर का माइंडसेट आएगा ये टॉपर है, यानी कि इसने बहुत अच्छा किया होगा आगे। फिर वो अगले पेज पे आता है, तुमने पॉइंटर मेथड में सारे किए, सेक्शन बी, फिर अगले पेज पे आता है ना, फिर सेक्शन सी पे आता है, सारे अच्छे किए, सब कुछ बड़े बढ़िया तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर रहा हूं। फिर सर सेक्शन डी में मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, है ना, उसका मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मतलब लिखा लिखा लेकिन मुझे पता है कि मैं फुल नहीं पाऊंगा। एग्जामिनर क्या करता है ना, शुरू से वो ठक 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 कर रहा है, भाई साहब क्या सही है सही है सही है। तो जब वो वाला क्वेश्चन आता है जहां पे तुम फंसे हो ना, उसको भी ये टक 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 करके हटा देता है। ये पावर है आंसर राइटिंग की। तो सेक्शन ए इंप्रेशन देता है, इसको लास्ट में अटेंड किया करो ताकि फ्रेश माइंड से एक भी गलती ना निकले इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है व्हाट टू यूज, पेन या पेंसिल। भाई साहब मैप बनाने में, डायग्राम बनाने में, अंडरलाइन करने में क्या यूज करते हैं, हर जगह पेंसिल यूज करना है। अंडरलाइन करना है पेंसिल यूज करना है, मार्जिन यूज बनाना है पेंसिल यूज करना है, डायग्राम बनाना है पेंसिल यूज करना है, डायग्राम को लेबल करना है तो पेन यूज करना है। लेकिन सर मैप के केस में क्या करना है, देखो कुछ टीचर प्रीफर करते हैं कि मैप को पेन से कर देना चाहिए। देखो यहाँ पे सीबीएसई ने बोला क्या, कहता है कि अगर पेंसिल यूज करते हो मैप में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बाई चांस अगर तुमने पेन यूज कर दी तो हो सकता है कि आपका मार्क्स कट जाए, हो सकता है कि ना भी कटे, तो दोनों केस है ना, ये डिपेंड करता है। लेकिन मान लो क्वेश्चन के अंदर लिखा गया कि लेबल दिस 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 यूजिंग पेंसिल इन द मैप, है ना, इन द पॉलिटिकल मैप, तो ये जब दिया जाएगा तुम्हें मैप तो उसके अंदर वो लिखा रहेगा, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि पेन यूज करना है कि पेंसिल यूज करना है। और अगर इंस्ट्रक्शन दे दिया तो भाई साहब जो बोला है वही करना है, लेकिन नहीं दिया तो कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कहता है कि बेहतर ये है आप सेफ साइड पे पेंसिल यूज करें, बेहतर है सेफ साइड पे क्या यूज करें, पेंसिल यूज करें, ठीक। और जगह भी यही लिखा है कि ड्रॉ लेबल हाईलाइट फीचर्स ऑन द मैप एवरीथिंग यूजिंग पेंसिल। तो यहीं पे ये चीज मैंने समराइज कर दी है, पेंसिल कौन सी होनी चाहिए, डार्क शेड वाली, ठीक है। आंसर ब्लू और ब्लैक पेन से, देखो भाई साहब ब्लू पेन यूज करना, ब्लैक पेन को भी अलाउ नहीं किया जाता, सिर्फ पेंसिल और ब्लू पेन अलाउ किया जाता है, ठीक है। उसमें भी बेहतर ये है कि आप लोग ब्लू पेन लेकर के जाएं 2-3, ताकि आराम से मक्खन वाली जो आराम से चलती रहे, ब्लैक पेन को अवॉइड करें, ठीक है, ब्लैक पेन को अवॉइड करें। यूज अ रूलर फॉर द स्ट्रेट लाइन एंड अवॉइड द पेन स्केच पेन्स एटसेट्रा, स्केच पेन वगैरह, है ना। हाइलाइटर देखा होगा तुम लोगों ने, हाइलाइटर नहीं यूज कर सकते सर, व्हाइटनर कर सकते हैं क्या, अभी आगे आएगा पॉइंट, ठीक। इसके बाद अगर सर कोई चीज मैं लिखा, लेट से मैंने लिखा हाउ टू, मुझे लगा कि यार ये गलत है तो मैंने काट दिया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे काटते हैं, सर आज सारे इंक यही खत्म कर देंगे, बेटा ऐसा नहीं करना है। अगर लिखा है कुछ भी जिसको तुमको काटना है हाउ टू, तो सबसे सही तरीका है बस एक लाइन ऐसे खींच दो। सर मैं लाइन तो खींच देता हूँ पर मुझको ऐसा लगता है कि ये चीज अच्छे से कटा नहीं है, हो सकता है कि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको लगे कि हाँ यार इसने लिखा है काटा तो है ही नहीं, हो सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो इसी के ऊपर एक बार और पेन चला दो, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ये इंक, ठीक है।
फिर भी तुमको लगता है तो थोड़ा-सा नीचे 1 लाइन चला दो, मतलब 1 से 2 लाइन बस, वो भी एकदम पैरेलली ऐसे चला दो। इतना ये खिच-पिच खिच-पिच कड़-कड़ ऐसे नहीं काटना है, ठीक है? ये गलती नहीं करना है। लेकिन कर दिए तो एग्ज़ामिनर का खाली माइंडसेट पे आता है कि भाई इसने कितने गंदे तरीके से किया है ना? कितना गंदा बच्चा है, मार्क्स काटो। अच्छा बच्चा है, मार्क्स दो। देखो एग्ज़ामिनर को कदर होती है पढ़ने वाले बच्चों की, कि भाई पढ़ने वाला बच्चा है मार्क्स दो। फेल नहीं होना, फेल क्या टॉप करना चाहिए। एग्ज़ामिनर को इस बात की कदर होती है। तो अगर आपको ये चीज़ का फ़ायदा उठाना है तो भाई साहब ऐसे लिखना ऐसे काटना मतलब कोशिश तो ये करो कि काटो-पीटो ही नहीं। ठीक है? जैसे इंग्लिश के अंदर जितना कम कट हो सके तो काटो ही मत कुछ। ठीक है? वो उतनी अच्छी कॉपी कहलाती है इंग्लिश की। आगे आते हैं। सर व्हाइटनर यूज़ कर सकते हैं क्या? देखो साफ-साफ इनसे ये सीबीएसई का आंसर आता है। यूज़ ऑफ व्हाइटनर इज़ नॉट परमिटेड। यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा लगता है सीबीएसई को कि अगर आपने व्हाइटनर यूज़ किया है तो ये किसी एग्ज़ामिनर ने ऐसा या बाद में आपको कॉपी मिली, आपने व्हाइटनर लगा दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो व्हाइटनर का यूज़ प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली मना किया गया है। अब एक चीज़ देखना पावर ऑफ डायग्राम। पावर ऑफ डायग्राम क्या है? मैं बताऊँ एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से 100% आप लोग मार्क्स को छीन लो। क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं जैसे यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? कि बडिंग क्या होती है? बडिंग के अंदर उसने सिर्फ डेफिनिशन पूछा, नॉर्मल सा डेफिनिशन पूछा, डेफिनिशन लिख दिया, सैटिस्फाई कर दिया। लेकिन मन में है कि यार 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने सैटिस्फाइंग आंसर पता नहीं दिया है कि नहीं दिया। मैं अपने मन से ड्राइंग बना दूँगा इसकी। तो अगर ड्राइंग बना दोगे ना तो यार 1 मार्क्स तो यूँ ही मिल जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ये ड्राइंग दिला देता है। मैं तुमको एक और चीज़ बता दूँ, बडिंग दिया है, डायग्राम देख कर के ही एग्ज़ामिनर टिक, खत्म। पढ़ेगा भी नहीं वो। क्यों? क्योंकि इसको आता है, इसको आता है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, इसको आता है। वो नहीं पढ़ेगा। समझ रहे हो पावर? ये डायग्राम मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने किसी भी ये क्वेश्चन है ना डायग्राम बना दिया, एग्ज़ामिनर इम्प्रेस। ये किसकी कॉपी है? ये मैं ऐसे किसी की कॉपी नहीं ली है, ये टॉपर की कॉपी, बोर्ड्स की कॉपी, ये देख सकते हो। बोर्ड्स का मार्क है सीबीएसई 2025 लिखा हुआ है। पता नहीं दिख रहा होगा। तो सीबीएसई 2025 टॉपर की कॉपी है ये। तो डायग्राम बना के देखो डब्बे में कितने अच्छे से उसने कर दिया, सारे पॉइंट्स को लिख दिया। एक नंबर तरीके से फ्रेश लिखा है, एकदम आराम से पढ़ा जा रहा है, आराम से डायग्राम देख लिया, एग्जामिनर को समझ में आ गया, इसको आता है, टिक किया, आगे बढ़िए। आगे ये होती है पावर ऑफ डायग्राम। उसके बाद हाउ टू करेक्ट पुअर राइटिंग। सर मेरी राइटिंग सर राइटिंग सुधार दो सर, बहुत गंदी राइटिंग है। सर इतनी गंदी कि कई बार मुझको भी लगता है कि अगर किसी को गधा बोलना है तो मेरी राइटिंग बोल दो। सर इतनी गंदी राइटिंग है। सुनो बेटा सुनो। तुम लोग एक चीज अवॉइड करो, क्या है बचपन से ना प्रमोशन होता है कि कर्सिव राइटिंग लिखो, सच एज छी थू, ऐसे नहीं। देखो एग्जामिनर पढ़ सके तुम्हें ऐसा लिखना है। एग्जामिनर ये देख के क्या करेगा? कर्सिव लिख रहे हो, तुम ऐसे लिखो, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर। ठीक? मैंने सेपरेटली लिखा। तुम बताओ कौन-सा पढ़ने में आसान है? इन दोनों में से सर कोई भी पढ़ने में आसान नहीं बेटा, बोर्ड पे लिखना थोड़ा-सा दिक्कत है, ठीक है? ये कर्सिव और इसमें नॉर्मली जो लिखा है मैंने रोमन राइटिंग में, ठीक है? एक-एक लेटर्स को सेपरेट करके इन दोनों में से कौन-सा आसानी से पढ़ा जा सकता है? सर ये आसानी से पढ़ेबल है, नहीं है, ये वाला ज़्यादा पढ़ेबल है। बेटा तुम्हारे लिए क्या आसान है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारी कॉपी जिस एग्जामिनर को चेक होने जा रही है उसके लिए क्या आसान है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो अगर तुम्हें आसान ये लग रहा है चाहे ये लग रहा है आई डोंट केयर, एग्जामिनर को आसान ये लगता है तो आप लोग बेहतर है इसी राइटिंग को, है ना, ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसी राइटिंग को प्रेफर करेंगे। अब देखो लास्ट मोमेंट में राइटिंग चेंज नहीं हो पाती, है ना, जब ऐसे लिखोगे तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो थोड़ा धीमे धीमे प्रैक्टिस मांगता है। तो टाइम है तो प्रैक्टिस करो, नहीं है तो भाई साहब ठीक है, ये भी सही है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा इस पे, लेकिन बेहतर है कि ऐसा करो इंस्टेड ऑफ दैट। क्योंकि भाई राइटिंग है ना, खोलते साथ एक्सप्रेशन आ जाता है कि यार बच्चा अच्छा है कि बेकार है, अच्छा है मार्क्स दो, बेकार है मार्क्स काटेंगे, ऐसा माइंडसेट है। ठीक है? फिर देखो ये कितनी गंदी राइटिंग है ना? सीबीएसई 2000 पता नहीं कब का है, ये भी सीबीएसई की मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया, टॉपर की कॉपी है। राइटिंग देख रहे हो एकदम टट्टी, गोबर राइटिंग है। लेकिन इसने एक बहुत अच्छी चीज़ की है, वो है फ्लो चार्ट मेथड का यूज़। कई बार क्वेश्चन आता है जैसे कि इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होता है ये बताओ, है ना? इम्पल्स का ट्रांसफर कैसे होता है या फिर ब्लड ट्रांसफर कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन स्टेप बाय स्टेप बताओ। तो भाई ऐसे केसेस में फ्लो चार्ट मेथड सबसे ज़्यादा फिजिबल है। ये देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसने लिख दिया, एग्ज़ामिनर इसको देखेगा,
थोड़ा बहुत अंडरलाइन किया, इसको पढ़ा, ठीक समझ गया, आता है इसको, टिक, आगे बढ़ो। इतना टाइम नहीं है मैं एक एक वर्ड जाके पढूं। जब मेरे पास इतनी कॉपी हो तो मुझे झट 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 चेक करना है, पैसा मिल रहा है। और अगर पैसा कमाना है तो भाई साहब जल्दी से उड़ाना है, और जल्दी उड़ाना है तो हमें फायदा उठाना है, और फायदा उठाना है तो हमें फ्लो चार्ट भी बनाना है। फ्लो चार्ट के साथ साथ डाउट हो रहा है, पता नहीं फुल मार्क्स मिलेगा नहीं, डायग्राम बना दो। सर फिर भी डाउट हो रहा है, अभी एक और चीज लाऊंगा, छह देखते रहो बस, ठीक है। ये है एक चीज सीबीएसई में क्वेरी डाली गई थी कि सर अगर सीबीएसई वालों से पूछा गया, ओवर राइटिंग कर दिया, मतलब मान लो आंसर 3 मार्क्स का है, मैंने बहुत ढेर सारे लिख दिए, तो क्या मेरा मार्क्स काटा जाएगा? आईसीएसई बोर्ड के अंदर शायद मार्क्स काटा जाता है ओवर राइटिंग के अंदर, लेकिन सीबीएसई के अंदर काटना अलाउ नहीं है, तो सीबीएसई ने इस चीज के लिए मना किया हुआ है। फिर आता है कि भाई साहब सेम सीक्वेंस, अगर मान लो मेरा क्वेश्चन पेपर है 1 2 3 4 5 6, मेरे को आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27, यार ये आसान है, मैं क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको खाली ध्यान क्या देना है, तुमको मार्किंग सही करना है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हें सही से अरेंज करनी है। बस शर्त ये है कि साइंस और सोशल में अगर सेक्शन ए कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सेक्शन ए का ही करो, किसी और का नहीं। सेक्शन बी कर रहे हो तो सिर्फ सेक्शन बी का ही क्वेश्चन करो, सेक्शन सी करो तो सिर्फ सेक्शन सी का करो, क्योंकि ये रूल अभी निकाला है। लेकिन बाकी सारे पेपर्स के अंदर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें 37 क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना, 36 क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, 32 क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तुम्हारे लिए आसान है, तुम पहले अटेंड कर सकते हो, गो विद दैट। सीक्वेंस ब्रेक होता है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेगा फिर भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा शीट मिलेगी क्या? सर मान लीजिए जितना भी शीट मिला था एक साथ पूरी बंडल्स मिलती है, उसका मैंने बंडल मिलती है, तो वो बंडल अगर खत्म हो जाए तो क्या बी शीट मिलती है? बोर्ड्स के अंदर भी बी शीट मिलती है, स्कूल में तो आप लोग को तो मिलती ही होगी। इसके बाद इज इट अलाउड टू गो टू वॉशरूम? सीबीएसई से पूछा गया कि वॉशरूम जा सकते हैं क्या एग्जाम में, तो रिप्लाई यस जा सकते हैं। अब मैं तुमसे एक चीज बता दूं, कुछ एग्जामिनर पढ़े लिखे मिलेंगे तुम्हें, कुछ एग्जामिनर यूं ही मिल जाएंगे जो आपसे ये चिल्लाएंगे कि एग्जाम के टाइम पर अलाउ नहीं है। देखो आपके स्कूल के अंदर ये रूल है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भाई सीबीएसई बोर्ड का ये नियम है कि अगर आपको वॉशरूम जाना है, यू विल बी अलाउड अलोंग विथ एन इन्विजिलेटर, लेकिन आपका इन्विजिलेटर आपके साथ जाएगा। अब अगर वो इन्विजिलेटर अकेला है तो वो किसी को बुलाएगा, उसके साथ आप जाएंगे, लेकिन आपको अकेले जाने की परमिशन नहीं है। हु विल बी accompanying you toward there? Okay, so you are allowed to go to bathroom but with someone, with an invigilator. Okay, after that न्यूमेरिकल्स जब करते हैं, चाहे वो साइंस का हो या किसी का भी हो, सबसे अच्छा फिजिक्स के केस में सबसे अच्छा क्या है, गिवन पॉइंट लिखो। देखो बहुत अच्छी चीज है गिवन पॉइंट, मतलब कि क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है ना, इनिशियल डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में इमेज की डिस्टेंस जो भी दिया है लिख दिया। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज है, फॉर्मूला लिखो। तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला, तुम डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो वैल्यू, फिर भी तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि मार्क्स मिलता है स्टेप मार्किंग। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो एक चीज, इसने फॉर्मूला लिखा है ठीक है, लेकिन इसने फॉर्मूले को डब्बे में कर दिया, और ठीक है। अब इसके बाद ना एग्जामिनर का नजर इधर उधर नहीं जाता, पहले डब्बे पे जाता है और डब्बा हो जाता है टिक, मतलब इसको आता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आगे वो पढ़ता है एग्जामिनर, डब्बे के अंदर आंसर है, आंसर करेक्ट, टिक, इसको पढ़ेगा भी नहीं। मान लो कई बार होता है ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वो इसको पढ़ेगा भी नहीं कि क्या लिखा है तुमने, वो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डब्बा वाला दोनों सही था। ऐसे होती है चेकिंग यार, ऐसे ही होती है, एक एक स्टेप नहीं देखते हैं लोग। ठीक है, पहला देखा आखिरी देखा, टिक 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 खत्म। फिर देखो यहाँ पे भी गिवन लिखा है, गिवन लिखने के बाद आंसर। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, जब भी आंसर को डब्बे में कर दो ना तो उसका कंक्लूजन लिखना, फाइनलाइज करना वर्ड्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम के केस में किया जाता है तो वैसे वर्ड्स के फॉर्म में उसको फाइनलाइज करके लिख देना। आगे आगे यहाँ पे देखो डायग्राम नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी डायग्राम बनाया है, मार्क्स मिलता है इस पे। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों से ये सेटिस्फाइंग नहीं है। 3 मार्क्स का था, सिर्फ 4 पॉइंट लिखा है, सेटिस्फाइंग नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम बना दिया, फुल मार्क्स। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं बोला था बनाने को, बना दिया, मार्क्स मिल गया। अच्छा मिलता है, इंप्रेशन जमता है, जितना इंप्रेशन जमाओगे उतना मार्क्स पाओगे भाई साहब। ठीक है, एग्जामिनर का काम आसान करना है, एग्जामिनर का फूल बनाना है, पर एग्जामिनर फूल नहीं है। आगे भाई बेस सेक्शन सी। ठीक है, साइंस रिएक्शंस के केस में ये दोनों दोनों कॉपी सेम है, सेम है। लेकिन अगर मैं तुम्हें उस कॉपी में कहूं तो तुम कहोगे सर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये किस बारे में लिख रहा है। सर जब मैं इस कॉपी को पढ़ूं पूरा नहीं पढ़ना होगा, मुझे ये डब्बा देखना पड़ रहा है सर पहले, पता नहीं क्यों मेरी नजर पहले इसी डब्बे पे जा रही है। इस डब्बे के अंदर रिएक्शन है सर, और देखा जाए तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर ही ये रिएक्शन है, अब बस इसको इलैबोरेट करके इसने लिखा है।
एग्जामिनर नहीं पढ़ने वाला क्या लिखा है, ये टेक, ये फिर इसने बेसिक न्यूट्रलाइजेशन समझ गए, हाँ इसको आता है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, खत्म। इस तरीके से चलता है भाई साहब, ठीक। एग्जाम्पल और डायग्राम मैं तुमको बता दूं, पीछे मैंने बताया कि अगर तुमने डायग्राम बना दिया तो वो एक पॉइंट बन जाता है तुम्हारा मार्क्स गेन करने का। उसी के साथ साथ अगर तुमने एग्जाम्पल भी लिख दिया तो भाई साहब वो भी तुम्हारा मार्क्स को फिल कर देगा। जैसे उसने 4 पॉइंट लिखा था 3 मार्क्स के लिए, है ना, 2 तो डायग्राम बना दिया, तो वो क्या कर रहा है, गैप को फिल कर दे रहा है, जिस चीज की कमी है उसको पूरा कर दे रहा है डायग्राम। वही सेम चीज एग्जाम्पल भी कर रहा होता है, ठीक है, तो वो गैप को फिल कर देता है। फिर इंग्लिश के केस में 4 से 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको कैसे लिखा जाता है भाई साहब। स्टार्टिंग की जाती है एक इंट्रो से, कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ कोट से स्टार्ट करते हैं, कुछ इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन इस चैप्टर की है जिसके ऑथर या पोएट ये हैं, जहां पे वो ये बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक कोट लिखता है, फिर अपने बारे में, फिर वो सिचुएशन समझा रहा होता है ना, फिर उस सिचुएशन का अपना कंक्लूजन देता है ना, वो किस लाइन से है, क्या है, सारी चीजें रिलेट करता है। तो ये पूरा जो पैटर्न है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लो, जहां से तुम लोग को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा कि कैसे उसको हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, पैटर्न, किस पैटर्न में फ्रेम कर सकते हैं उस आंसर को, ठीक है। तो इसके लिए तो तुम वो पीडीएफ ही जाकर के देखो। ये लास्ट है फिगर का केस भाई साहब। फिगर में देखो इसने गलती क्या की है, स्मॉल फिगर लेस डिटेल, ठीक है, एकदम छोटा सा डायग्राम भी नहीं बना रहा। अब यहाँ पे तो तुम्हें बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसने कॉपी के अंदर बड़ा ही छोटा डायग्राम बनाया था, ठीक है। हालांकि मार्क्स मिल गया, लेकिन छोटा डायग्राम अवॉइड करो, थोड़ा सा मीडियम डायग्राम बनाओ, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसका क्या है, पेंसिल की साइज बहुत ही पतली है, अभी मैंने पीछे दिखाया था, ठीक। यहाँ पे क्या है, डिटेल्स बहुत कम है, ये गुड पॉइंट नहीं है बेटा, ये बैड पॉइंट है, ठीक है। तो ये बैड पॉइंट है। क्या बैड पॉइंट है कि इसका डिटेल्स बहुत कम है ना, लाइट पेंसिल यूज किया है, साथ के साथ डिटेल्स भी अच्छी खासी दिया नहीं है, तो थोड़ा सा लोग इसको अवॉइड करते हैं। अब सही तरीका क्या है, सही तरीका देखो, ये डायग्राम बनाया, इसने देखो पेन से तो लेबल नहीं किया, गलती तो है, लेकिन क्लियरली है, और डायग्राम में लेबलिंग भी अच्छी खासी है। तो एग्जामिनर इतनी चीजें, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करता है कि पेन से लेबल किया कि नहीं किया, लेकिन बेहतर यह है कि पेन से लेबल करो, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पूरा पेज ऑक्यूपाई कर लिया, है ना, लेकिन पेज भरा हुआ लगना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम बस एक लाइन खींचो ए और बी और फिर अगले पेज में सॉल्यूशन। बेटा एग्जामिनर फूल नहीं है, फूल बनाना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो डायग्राम बना दिया इस क्वेश्चन के लिए, इसको अच्छा मार्क्स मिल गया, हालांकि ये सेटिस्फाई नहीं था आंसर, लेकिन फिर भी डायग्राम बना करके थोड़ा सा सेटिस्फाइंग बना दिया। ये तरीका होता है आंसर राइटिंग का, ये तरीका होता है कैसे एग्जामिनर से मुफ्त में मार्क्स निचोड़ सकते हैं। तो हमने जान लिया किस तरीके से, क्या क्या सीबीएसई के रूल्स हैं, हर वो चीज। अगर फिर भी कोई क्वेरी तुम्हारे दिमाग में है तो भाई साहब नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और बड़ी मेहनत लगी है, जो भी आपके 9 10 11 12 के भाई दोस्त रिश्तेदार रिश्तेदार जो भी हैं, उन सबको सेंड करिए, ठीक है, शेयर करिए, ताकि उनको भी ये सारी चीजें पता चल जाए बोर्ड से पहले।